संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करूंगा दलितों की। अब आप कहेंगे दलितों की क्यों? अरे भाई 4 दिन हुए हैं, हमने धूमधाम से देश भर में और खास उत्तर प्रदेश की भी बात करना चाहूंगा, हमने अंबेडकर जयंती मनाई। लखनऊ में अंबेडकर मैराथन का आयोजन किया गया, दिल्ली में अंबेडकर वॉकथॉन का आयोजन हुआ और पटना में अंबेडकर जयंती से पहले मैराथन भी हुई और जय भीम मैराथन में 10,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, हिस्सा लिया। भीम मंथन भी हुआ, संवाद भी हुआ। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर आगरा में एक शादी थी, दलित की शादी थी। घोड़ी पर वो बैठा तो उसे पीट दिया गया, दबंगों ने कुटाई कर दी। हिम्मत कैसे? अबे दलित, तेरी हिम्मत कैसे हुई घोड़ी पर बैठने की? हापुड़ में 40 दलित परिवार, 40 घर ऐसे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। प्रशासन कह रहा है कि ये तो जमीन तुम्हारी है ही नहीं, ये तो तालाब की है, घर खाली करो, चलो चलते बनो यहां से। और रामपुर में तो एक नाबालिग बच्ची जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, मूक बधिर है, या मैं कहूं थी, गैंग रेप किया गया, बलात्कार किया गया, निजी अंग जला दिए गए। और यहां दलितों के सम्मान की बात हो रही है कि जी बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का हम सम्मान कर रहे हैं। कौन सम्मान करता है, कौन अपमान करता है? अरे दलित को अपना भी मानते हैं क्या? बस उनके साथ खाना खा लिया, चुनाव से पहले 2 बातें कर दी, मीठी बातें कर दी, और उसके बाद ढोर पिशाच शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी वही चला आ रहा है। इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं और आपके सवाल क्या हैं? आपके सवालों का है इंतजार, क्योंकि आपके सवाल बन चुके हैं सीधा सवाल के अहम हिस्सा। तो आज मैं बात करूंगा दलितों की। दलितों के सम्मान की बड़ी बातें की जाती हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाया जाता है, दिखाया जाता है सब बराबर हैं जी, जमाना अब बदल गया, नया युग आ गया है। लेकिन क्या दरअसल ये कोरा दिखावा है? ढोंगी हैं हम, पाखंडी हैं हम और जातिवादी हैं हम। पैदा हो गए किसी बड़े घर में, सवर्ण पैदा हो गए, तो उसमें आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो पैदा हो गए। इस पर इतना इठलाना, ऐसे सीना चौड़ा करके चलना जैसे खुदा की नेमत हो या भगवान ने एक नायाब तोहफा जमीन पर भेजा है। ये हमारी मानसिकता है क्या? 21वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, विश्व गुरु बनने की ताल ठोकते हैं। और आगरा में एक दलित बारात लेकर निकलता है, दूल्हा, उसे घोड़ी से गिरा दिया जाता है, लाठी डंडों से हमला किया जाता है। विवाद किस बात का था? डीजे जी गाना बजाना आ रही है। दलित की हिम्मत कैसे? घोड़ी पर बैठा है, इछलाते हुए, नाचते गाते हुए जा रहे हैं। नागवार गुजरा, दबंगों को पीट डाला और दुल्हन के परिवार को भी नहीं छोड़ा। वो तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब दबंगों के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया, होगा क्या? ये दबंगई कौन दे रहा है इसे इजाजत? जबकि सरकार यह बताते हुए नहीं थकती कि दलित बराबर हैं, दलितों का कितना मान सम्मान है, राष्ट्रपति भी बन गए हैं, कितने दलित मंत्री बने हुए हैं, आंकड़ेबाजी सब करने को तैयार हो जाते हैं। पर जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा है क्या? एक और उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा है। आगरा में तो रामजी लाल सुमन, वो दलित हैं, बयान बिल्कुल गैर जरूरी दिया था राणा सांगा को लेकर, लेकिन वहां पर भी तलवारें लहराते हुए लोग गए। वो राजनीतिक पेंच है, उसमें दलित बनाम राजपूत करने की कोशिश है। बीजेपी राजपूत कार्ड खेल रही है, दलित कार्ड।
अखिलेश यादव खेल रहे हैं। पर जी कौन सही मायने में सम्मान कर रहा है बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का? कौन जुबानी जमा खर्च कर रहा है? 4 दिन पहले लगातार इस बात की चर्चा थी, गूंज थी, क्योंकि अंबेडकर जयंती थी, मूर्तियां साफ कराई जा रही थी लखनऊ में, और उधर रामपुर में 10-11 साल की एक मासूम, ना बोल सकती ना सुन सकती, दुष्कर्म किया गया, उसके साथ बलात्कार कर दिया गया। Her private parts were burnt। यहां नहीं बताया जाएगा कि वो आरोपी, वो दरिंदा कौन था। दान सिंह नाम था। किसी और समुदाय का होता तो अब तक बखेड़ा हो चुका होता और पूरे मीडिया में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही होती। अरे दलित की लड़की है, कर दिया कर दिया। बड़े बड़े सूबों में ऐसी छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं। और हापुड़ में दलित परिवार, एक पूरी कॉलोनी है, 1986 से बसे हुए हैं वहां पर। प्रशासन ने अब कह दिया घर छोड़ो, चलो यहां से निकलो। पहले ही कहीं और से विस्थापित कर यहां पर बसाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने, सरकार ने पैसे तक दिए, अपने पैसे भी लगाए। अब 15 दिन में घर खाली करने को कहा जा रहा है कि ये तो तालाब था, ये तो आपकी जमीन है ही नहीं। तो ये दलित प्रेम है हमारा। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो दलितों पर अत्याचार और उनके खिलाफ अपराध में नंबर 1 स्टेट है उत्तर प्रदेश। कुल अपराध 15,368। और यहां तुलना बहुत की जाती है। अखिलेश सरकार के 3 सालों का आंकड़ा हमने जोड़ा, 2014, 2015, 2016, दलितों पर जो अत्याचार के मामले थे 26,849, और 2020, 21, 22 ये भी हमने जोड़े। 3 साल योगी सरकार के 41,288, 54% का इजाफा, 54%। देश में दलितों पर अत्याचार में नंबर 1। आबादी कुल दलितों की 21% है, जिसमें 11% जाटव, 10% गैर जाटव। तो चुनाव आएंगे, अब आने वाले हैं, अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी 2027 के चुनाव की, तो सब बताएंगे कि वो कितने बड़े हितैषी हैं दलितों के। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं रामपुर यूपी में दलित समाज की एक बच्ची के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। बच्ची मानसिक रूप से कमजोर है, ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उसके पूरे शरीर को क्षत विक्षत कर दिया गया। ऐसे घिनौने अपराध पूरी मानवता को शर्मसार करते हैं। चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं, भीम आर्मी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश में बहुजनों की कहीं कोई सुनवाई नहीं। न्याय की जगह जातीय दंभ का बोलबाला है, कानून नहीं, लाठी और जात की हनक चल रही है। मायावती कह रही हैं आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी और सामंती तत्वों द्वारा हिंसा की ताजा घटना सहित यूपी के विभिन्न जिलों में भी गरीबों और दलितों आदि पर हो रहे जुल्म ज्यादती की बढ़ती घटनाएं अत्यंत ही चिंतनीय है, अति चिंतनीय है। जबकि अपने शासन की बात करने लगी, बीएसपी के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरुद्ध इनके साथ खड़ी हुई दिखती थी। पर कोई साथ खड़ा भी है क्या? या ये कोरा ढोंग है, ये दिखावा है? ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। और हाथी चुनाव चिन्ह भी है एक दलित का, एक दलित समाज की हितैषी होने का दम भरने वाली पार्टी का। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और बिना लार लपेट आपके सामने यह सवाल मैं पेश कर रहा हूं। दलित घोड़ी चढ़ेगा तो पिटेगा, ऐसा कब तक चलेगा? और रामपुर, हापुड़, आगरा दलितों की कौन सुन रहा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय,
एक और घटक है, अहम घटक है एनडीए के केंद्र में भी और यूपी सरकार में भी, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जाने माने समाजशास्त्री हैं, चिंतक हैं प्रोफेसर बद्री नारायण, और एक और राजनीतिक विश्लेषक, किसी परिचय के मोहताज नहीं, अभय दुबे मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये 4 दिन पहले हम नौटंकी कर रहे थे, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का जिक्र हो रहा था, मूर्तियां साफ की जा रही थी, चमकाया जा रहा था, लोग दौड़ रहे थे, दलितों के उत्थान की बातें हो रही थी। घोड़ी पर चढ़े तो पीट दिया, लतिया दिया, लाठियां चल रही हैं आगरा में। संदीप जी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह इस सरकार की प्रतिबद्धता है। किसी भी स्थिति में कुछ कुत्सित विचारों के लोग जो राजनीतिक रूप से या रसूख के नाते इस विचार को लेकर पनपे हुए हैं और चलते हैं, उनकी यह कुमंसा किसी भी तरह से ना समाज स्वीकारेगा और ना ही सरकार स्वीकारेगी। निश्चित तौर पर यह जो कृत्य किया है, इन लोगों को चुन चुन के सजा और दंड मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? सर्वथा गलत है। नहीं नहीं, ये इतने हौसले बुलंद कैसे हैं? ये दबंग जो ये तथाकथित अपने आप को सवर्ण कहकर इठलाते हैं, ये तो बुलडोजर सरकार है ना सौरभ भाई, सुनिए ना, बुलडोजर चल जाते हैं, थर थर कांपता है माफिया, और दबंग यहां पर बेलगाम बेधड़क खुलेआम पिटाई करते घूम रहे हैं दलितों की। संदीप नहीं संदीप जी, ये जो मन बढ़ंत लोग हैं, ये जो मन बढ़ंती किए हैं, ये किसी भी और कहीं से भी इनको प्रश्रय मिल रही होगी, जहां के भी होंगे और जैसे भी होंगे और जिनके द्वारा होंगे, ये बचेंगे नहीं। मैं आपके शब्दों में आपके खड़ा होकर घोर निंदा कर रहा हूं और इस बात को मैं आश्वस्त भी कर रहा हूं और कह भी रहा हूं कि समाज कभी स्वीकारता नहीं है इन सब चीजों को। नहीं स्वीकारता है ना, गूंगी बहरी बन जाती है पुलिस, मूक दर्शक बन जाती है। इसी आगरा में वो तलवारें लिए हुए, बंदूकें लिए हुए सड़कों पर, वो कौन सी सेना है? भारतीय सेना में जाने का तो दम है नहीं, यहां सेना बनाए घूमते हैं करनी सेना जी, तलवारें भांज रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। यही लोग 26 मार्च को बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए थे, उस पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल नहीं संदीप जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा तथ्य से परे है। कैसे बताइए? किसको शिनाख्त किया, किसकी पहचान की? वो बैरिकेड पर गाड़ियां चढ़ाने वाले कौन लोग थे? उनके पोस्टर चस्पा हुए क्या, या उनको जमानत देने के लिए लेने के लिए मजबूर किया गया क्या? जैसे काली पट्टी बांधकर अगर नमाज अदा कर दी मुसलमानों ने, 300 से ज्यादा की पहचान कर ली मुजफ्फरनगर प्रशासन ने, गलत कह रहा हूं तो बताइए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं संदीप जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ। ये जो लोग हैं, इनके पीछे क्या है? उत्तर प्रदेश को जलाने की एक साजिश रच रहे हैं लोग। सरकार धैर्य के साथ काम करती है, कानून के साथ काम करती है, सरकार को चलाना, सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं ना ये लोग, ठेंगा दिखा रहे हैं ना, तलवार लेकर बंदूकें लेकर आ जाए कोई, प्रशासन और पुलिस खड़ी रहती है वहां पर मूक दर्शक बनके, तो औरों के हौसले बुलंद होंगे। नहीं संदीप, बिल्कुल नहीं संदीप जी, एकदम नहीं संदीप जी। इसके पीछे की साजिश को समझिए। अब आप जरा सा सुन लीजिए तो मैं बात बताऊं ना। सरकार अपना काम कर रही है, परिणाम 2 से 4 दिन के भीतर आपके पास होगा और आप भी देखेंगे और जानेंगे इस बात को। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कोई कैसे बोल दे रहा है, इसका मतलब क्या उसने समाजवाद के उस मंत्र को भूल गया? लोहिया के उस मंत्र को भूल गए? जेपी के उस मंत्र को भूल गए? क्या जनेश्वर मिश्र के उस मंत्र को भूल गए? क्या लोहिया द्वार को की कथनी भूल गए? हाँ,
भूल इसलिए गए कि उनके आका कह रहे हैं कि तुम देश को जलाओ, तुम प्रदेश को जलाओ, तुम समाज को बांटो। इसलिए सरकार की कुछ इन मजबूरियां हैं। दबंगों का सरकार आका कौन चलाने की है? कुछ रीति नीति ये होती है, करनी और सेना, उसी रीति नीति से हम चल रहे करनी हैं। सेना का आका कौन है? उसके बारे में भी थोड़ा खुलासा कीजिए ना सौरभ भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी दबंग किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में न पनपा है, न पनपेगा, न रहेगा। जिन लोग, ये पिछली सरकार नहीं है, वो चली गई, वो दिन लद गए, वो खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में रहना है तो सुशासन से रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो अनुशासन तो से ये रहना है। माँ बहन बेटियों की रक्षा सुशासन करनी से है रहना और है, माँ बहन अनुशासन, बेटियों को सुनिए प्रणाम ना, करके रहना है। अनुशासन से रहना है। बड़ा अनुशासन है रामपुर में। रामपुर तो बहुत चर्चा में रहता है। रोहित भाई, 10-11 साल की एक मासूम ना बोल सकती ना सुन सकती, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। बलात्कार तो किया ही, निजी अंगों को जला दिया गया। और आरोपी दान सिंह है। ये कोई और होता तो अब तक क्या क्या हो रहा होता, कितनी चर्चाएं हो चुकी होती। यहां सब चुप्पी साधे बैठे हैं, हो गया, होता रहता है। देखिए संदीप जी, कोई चुप्पी साध के नहीं बैठा है, और अगर चुप्पी साध के बैठा होता तो हम आप इस पे डिबेट नहीं कर रहे होते। आप बात कर रहे हो ना इस मुद्दे पे, चुप्पी साध के नहीं बैठे हो। आप मीडिया के एक अभिन्न अंग हो, आपका चैनल सुना जाता है, आपको सुना जाता है दूर तक, आप बात कर रहे हो इसके ऊपर। कोई चुप्पी साध के नहीं बैठा है। किसी भी अपराधी का सपोर्ट करना ये हमारी सरकार का किसी तरीके का चरित्र नहीं है। अगर किसी ने भी अपराध किया है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ना उसकी जाति देखी जाएगी, ना उसका धर्म देखा जाएगा। नहीं, धर्म अगर ये मुसलमान होता, ये दान सिंह मुसलमान होता तो क्या होता? बताइए ना, थोड़ा सा खुलासा कीजिए ना। थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूं क्या होता फिर। कितनी बड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही होती, कितनी बड़ी खबर हो चुकी होती। संदीप जी, हर 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 घटना, ये जो नई प्रथा बन गई है ना, हर घटना को धर्म का रूप दे देना, रंग दे देना, जातियों का रूप दे देना, रंग दे देना, इसके कारण शायद अपराधी शरण प्राप्त कर रहे हैं कि अगर मंगेश यादव ने अपराध किया है तो उसके साथ अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं। तो ये शर्मनाक है कि आप अपराधियों की जाति और धर्म देख के आप अगर बात करते हो तो ये शर्मनाक है। और हमको और आपको योगी समझना पड़ेगा कि समाज के अंदर बीजेपी क्या करती है? 80-20 मुसलमानों की पहचान की बात होती है, उनको आतंकवादी बताया जाता है। संभल में जो दंगाई हैं उनके पोस्टर चस्पा हो जाते हैं, आगरा के पोस्टर्स गायब हो जाते हैं, पोस्टर लगाए ही नहीं जाते। ये क्या कहता है? नहीं, आगरा की भी घटना की गहन जांच होने की जरूरत है, क्योंकि एक दलित सांसद को मोहरा बनाया जा रहा है आगरा के अंदर। और एक सोशल मीडिया पे आजकल एक वीडियो चल रहा है पुराना अखिलेश यादव जी का, जिसमें वो कह रहे हैं करनी सेना वालों के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध है। तो ये समझना पड़ेगा कि करनी सेना एक्चुअल में किसके इशारे पे काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाली पीआर टैक्टिक्स हुई है समाजवादी पार्टी की, जो अराजकता फैला के वहां पे वो अराजकता फैला रही थी और अपने अखिलेश यादव के कहने पर, और सरकार और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वाह वाह, कमाल किया आपने, एक क्रोनोलॉजी बनाई है। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा संदीप भाई। नहीं, क्रोनोलॉजी कमाल की ना, मैं समझ गया आप ये कह रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव के कहने पर करनी सेना आई, तलवारें भांजते हुए और बंदूकें लहराते हुए, और सरकार चुप बैठी रही। सरकार भी अखिलेश के साथ मिली हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के कहने पे आई, परंतु अखिलेश यादव जी का स्वयं का बयान है कि उनके बड़े अच्छे संबंध है करनी सेना के साथ। उनका स्वयं का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और दलित प्रेम की स्थिति तो ये है, 2016 में आजम खान कहते हैं अंबेडकर जी को कि यही व्यक्ति है जो जमीन कब्जा करने का काम करता है। अंबेडकर जी को, उसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। अंबेडकर जी का अपमान करने वाले, और जब रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात होती है तो समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले विरोध किया था इसका। तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये दलित प्रेम समाजवादी पार्टी का कहीं वोट बैंक के लिए तो नहीं है। रोहित भाई, और आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जानकारी आपके पास नहीं है। सुनिए ना रोहित भाई, हिंदू कोड बिल जब आया दिसंबर 1949 में, तो 12 दिसंबर 1949 को जीते जागते बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के पुतले ही नहीं जलाए गए, आरएसएस ने उनकी शव यात्रा निकाली।
1997 में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नाम की एक किताब आई अरुण शौरी की, जिसमें देशद्रोही, सत्ता का भूखा, गोरों का गुलाम, रत्ती भर भी जिसका आजादी की लड़ाई में योगदान ना हो, ऐसा बताया। और अरुण शौरी 4 बड़े मंत्रालय मिले वाजपेयी सरकार में, 2 बार राज्यसभा बनाया, इनाम दिया इस बात का। तो वो अपमान था या कसीदे पढ़े जा रहे थे शान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की? देखिए, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी संदीप भाई, कि राजनीति करने के लिए आप सिर्फ धर्म और जातियों की चादर ओढ़ के अगर आप राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप काम कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। देखिए, देखिए, अगर पीड़ित चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे दलित हो और चाहे मुसलमान हो, पीड़ित के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि अपराधी की जात देख के अपराधी के साथ खड़े होना चाहिए। तो हम ढोंग करते हैं ना, पर हम ढोंग करते हैं ना। 4 दिन पहले अंबेडकर जयंती जो मना रहे थे, कोरा ढोंग था ना। अब यहां पर घोड़ी पर नहीं बैठने देंगे, किसी को मूछें नहीं रखने देंगे, किसी को पगड़ी नहीं बांधने देंगे, किसी को मंदिर में नहीं जाने देंगे। मंदिर में अगर नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा का जाता है तो गंगा जल छिड़का जाता है। हकीकत तो यह है ना। देखिए, आगरा की घटना दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो भी इसके अंदर दोषी थे वो जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे। परंतु पता नहीं क्यों अखिलेश यादव जी को मुशीराबाद की घटना नहीं दिखाई पड़ती, जहां पे जो हिंदू शरणार्थी जो शरण ले रहे हैं उसमें कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, उन पे आवाज नहीं निकलती समाजवादी पार्टी की गले से। ये बड़ा दुखद हो जाता है। जब अयोध्या के अंदर मोहित खान एक दलित बेटी के साथ अपराध करता है, उसके साथ रेप करता है, तब डीएनए टेस्ट की मांग होती है। जब कन्नौज के अंदर एक दलित बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके साथ रेप होता है, तब डीएनए जांच की मांग होती है, क्योंकि आरोपी जो होता है वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का संरक्षित गुंडा होता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सेलेक्टिव क्यों हो जाती है विपक्ष हमारा जब जो आपको घटनाएं होती हैं दलितों की। जायज सवाल है आपका। राजकुमार भाटी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? सिलेक्टिविज्म कर रहे हैं, जहां आपको सूट करता है, आपकी राजनीति चमकती है, उन मुद्दों को तूल देते हैं, उन मुद्दों पर बयानबाजी करते हैं, बाकी जगह खामोशी चुप्पी साध जाते हैं। ये कह रहे हैं रोहित? नहीं, हम चुप्पी नहीं साधते। हम जो दलितों के, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर भी आवाज़ उठाते हैं, और जो अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है उस पर भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन संदीप जी, जो आपने मूल मुद्दा उठाया है, ये एक तो मैं इसके लिए आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा, सराहना करना चाहूँगा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा आप कर रहे हैं। आजकल मीडिया में ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती नहीं है। मीडिया केवल हिंदू मुसलमान की चर्चा कराता है, दलित और पिछड़े एजेंडा से बाहर हो गए हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं 2 टिप्पणी करना चाहूँगा कि एक तो जो ये जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं ने इस समस्या को पहचाना था, इसको जो है इसे समझा था कि देश में जातिवाद की, सामंतवाद की बहुत गंभीर समस्या है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, कुछ लोग बहुत दबे हुए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं शिक्षा में, संपत्ति में, सम्मान में, सत्ता में, हर चीज़ में। तो उसके लिए संविधान में व्यवस्था की कि दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, आदिवासियों के लिए की जाए। तो व्यवस्था होती रही है। जो 1950 मानसिकता है, जो दिमाग में गंद भरी हुई है, उसकी सफाई कौन करेगा? राजकुमार भाटी, संविधान में तो प्रावधान हुए, उसी पे आ रहा हूं। ये दिमाग की गंदगी कौन साफ करेगा? मैं उसी पे आ रहा हूं बिल्कुल। लेकिन थोड़ी भूमिका बनानी बहुत जरूरी है। तो ये संविधान में तो व्यवस्था होगी, लेकिन हमारा जो सामंती समाज है, जो भेदभाव करने वाला समाज, उसने दिल से नहीं इसे स्वीकार किया, और वो प्रावधान आज तक लागू नहीं है। दलितों का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ नौकरियों में, और पिछड़ों को तो लगभग आरक्षण, अब जहां जहां बीजेपी की सरकार है, पिछड़ों का लगभग खत्म कर दिया। पिछड़ों की कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस से ऊपर जा रही है। पिछड़े ज्यादा अंक पाके सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कम अंक पाके सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता, दूसरे जो बहुत बड़ी समस्या है, जो बहुत गंभीर बात है, कि हमारे धर्मशास्त्र, तथाकथित धर्मशास्त्र हैं, मैं तो उन्हें धर्मशास्त्र मानता नहीं, जो भेदभाव की बात करते हो, ऊंच नीच की बात करते हो, जो अन्याय की बात करते हो, उस किताब को मैं धर्मशास्त्र मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन ये तथाकथित धर्मशास्त्र इस ऊंच नीच का समर्थन करते हैं,
चाहे मनुस्मृति हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे दूसरे ग्रंथ हो, तो हमें दो काम करने पड़ेंगे संदीप जी। मैं इसलिए मैंने ये भूमिका बनाई। एक तो हमें जो अब संवैधानिक प्रावधान है पिछड़ों दलितों को हक देने के, उन्हें सख्ती के साथ लागू करना पड़ेगा। दूसरे, हमें धार्मिक पाखंड का भी पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, धार्मिक पाखंड से निकलना पड़ेगा। इसमें मैं राजनीतिक पाखंड भी जोड़ दूं क्या? एक सेकंड, धर्मशास्त्र नहीं, आपने अच्छी बात कही राजकुमार भाटी, पर ये धार्मिक पाखंड के साथ मैं राजनीतिक बिल्कुल जोड़ दो आप राजनीतिक पाखंड, क्योंकि रोहित ने जो सवाल पूछा उससे आप जोड़ कन्नी दो काट और गए। मोहित खान का सुनिए ना, मोहित खान का जिक्र किया, वहां पर आप अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। कहीं डीएनए की मांग होती है, कहीं नहीं होती है। और आपने, एक मिनट सुनिए ना, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट ना राजकुमार भाई। 1996 ध्यान है, गेस्ट हाउस कांड, आप लोहिया की भी बात कर दी, आपने भीमराव अंबेडकर की बात कर दी, संविधान की बात कर दी। मायावती के साथ क्या किया था? वो सामंती सोच ही नहीं थी क्या? एक दलित महिला साथ में सत्ता का स्वाद भी चखना चाह रहे थे, और क्या हुआ था 1996 में? मैं दोनों सवालों के जवाब दूंगा। मैं इस पे 1996 पे भी और मोहित खान पे भी आप उनको जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए, क्योंकि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो नहीं कही जाएगी तो बात अधूरी रह जाएगी। अब मैं उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। भाई, हमारे बीजेपी के और लोकदल के प्रवक्ता ने बड़े बड़े अच्छे शब्द प्रयोग करे कि समता और समानता, और उसमें प्रतिबद्ध है सरकार। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार पाखंड के लिए और भेदभाव के लिए प्रतिबद्ध है। हर जगह जाति देख के, धर्म देख के कार्रवाई की जाती है। अभी आपने जिक्र किया, आप इन दोनों प्रवक्ताओं से ये पूछिए कि आगरा में एक सांसद के घर पर तोड़फोड़ की गई, भद्दी गालियां दी गई, भद्दे नारे लगाए गए, और दूसरी बार जब प्रदर्शन हुआ तो तलवारें लहराई गई। अखिलेश यादव को गोली मारने की खुलेआम घोषणा कर रहा था एक आदमी, और मीडिया में चला वो सारा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक भी आदमी को जेल क्यों नहीं भेजा? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अंदर की बात बहुत लोगों को पता है, बहुत को पता नहीं है। जिस दिन रामजीलाल सुमन जी के घर पे हमला हुआ था, पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया था जो उस हमले में शामिल थे। मुख्यमंत्री खुद आगरा में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने फोन करके 14 के 14 लोगों को छुड़वा दिया और उन्हें रिहा करा दिया। एक भी आदमी जेल नहीं भेजा गया। एक निर्वाचित सांसद के घर पे हमला होता है, निर्वाचित सांसद की हत्या पे इनाम घोषित किया जाता है, उनकी जीभ काटने पे इनाम घोषित किया जाता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या की धमकी दी जाती है, और उत्तर प्रदेश सरकार किसी को जेल नहीं भेजती। तो क्या ये साफ प्रमाण नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार का तो आपसे सीख रहे हैं इन गुंडों को? आपसे सीख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, अब ये एक 10-11 साल की ना बोल पा रही थी, वो बच्ची बोल सकती थी ना सुन सकती थी, उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया, अब उस पर आपकी संवेदनाओं का उबार तो साफ झलक रहा है, और झलकना चाहिए, उसमें मुझे आपत्ति नहीं। पर मुलायम सिंह यादव तो ये भी कहते थे कि गलती हो जाती है बच्चों से बलात्कार को लेकर। नहीं, वो संदर्भ दूसरा, उस संदर्भ को गलत जोड़ते हैं लोग इस तरह। नेताजी ने यह कहा था कि फांसी की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। कई मुकदमे फर्जी भी होते हैं, लड़का लड़की साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, लड़की जाकर रेप का मुकदमा करा देती है, तो क्या उस लड़के को फांसी दे दोगे? यहां उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। उन्होंने रेपिस्ट को बचाने की बात नहीं की थी ना। वो नेताजी जैसा आदमी कहीं रेप नहीं, पर वो ठीक है, वो तो महिलाओं को इतना सम्मान करते थे, लेकिन समाजवादी आपने ये संदर्भ भी दिया। लेकिन प्रियंका, बात असल में एक लाइन की है क्या? अंबेडकर जयंती तो हम मनाएंगे, दलितों को कब अपना बनाएंगे? सवाल यहां है ना। दलितों को अपना मान लिया क्या हमने? आज भी या वो हाशिए पर ही पड़े हैं? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक महिला होते हुए उस मूक मधिर बच्ची जो मानसिक रूप से कमज़ोर थी, उसके ऊपर जो शारीरिक हिंसा हुई, जो अत्याचार हुआ, जो बर्बरता हुई, जो उत्पीड़न हुआ, उसको सोच कर भी रूह कांप जाती है। आप आज ये जो बुलडोज़र न्याय करने वाले हैं, ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, मुँह पे चुप्पी साधे हुए हैं। हकीकत ये है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इनकाउंटर कर देंगे, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए नारी वंदन लाते हैं, आज कहाँ है ये सब?
आज राष्ट्रपति से लेकर मैं पूछना चाहती हूँ, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, ना कोई नेता, कोई किसी के मुंह पे, सबके मुंह पर ताले लग गए। क्या किसी के पास संवेदना के दो शब्द नहीं है, या सिर्फ इसलिए कि ये मनुवादी सोच और जो जितनी भी एक स्वर्ण जाति की जो सोच होती है, उसके सामने ये सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं कि एक महिला के साथ अत्याचार लगातार होता चला जाता। और उत्तर प्रदेश में ये अत्याचार पहली बार नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक व्यक्ति को जला दिया जाता है जिंदा, और वो दूर की घटना नहीं है, अंबेडकर जयंती के बिल्कुल निकट की घटना है। और सिर्फ यही नहीं, कासगंज में एक हत्या हो जाती है, रायबरेली में तमंचे की नोक पर रेप होता है, संभल में असिस्टेंट प्रोफेसर को जाति सूचक शब्दों से, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रही हूं मैं, यहाँ सिर्फ गरीब और पिछड़े लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को भी जाति सूचक शब्दों से उनके ऊपर हिंसा की जाती है। सहारनपुर में भी एक दलित का सिर कुचल दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अयोध्या में दलित लड़की की हत्या हो जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि रामपुर से लेकर इलाहाबाद, आप सहूलियत की राजनीति भी कर रही हैं क्या प्रियंका? आपने उत्तर प्रदेश के सारे उदाहरण गिना दिए, और वही बात रोहित भी चिन्हित कर रहे थे। मुर्शिदाबाद में जो हिंदू भाग रहे हैं, नदी पार करके अपना घर बार छोड़कर डरे सहमे बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। मणिपुर के बारे में आप खूब बोले, राहुल गांधी बोले, सोनिया गांधी बोली, प्रियंका गांधी बोली। पश्चिम बंगाल के बारे में क्यों चुप हो जाते हैं? बिल्कुल चुप नहीं होते। वहां पर हमारे जितने भी नेता हैं उन्होंने खुलकर विरोध किया, और मैं समझती हूँ कि वहां की जिम्मेदारी भी अगर ममता बनर्जी की जितनी है, तो अगर इतने लंबे लंबे ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी, जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की भी है, और प्रियंका गांधी वाड्रा चुप बैठी हुई है वहां पर। पश्चिम बंगाल को लेकर ट्वीट मुझे पड़ेगी ना। पश्चिम बंगाल को लेकर मुझे कोई ट्वीट दिखाई नहीं दिए उनकी टाइमलाइन पर। अरे भाई, मैं समझती हूँ कि जितना विरोध किया गया कांग्रेस की तरफ से, वो पूरा विरोध किया गया। वहां के जितने भी नेता थे सबने विरोध किया, बल्कि खुलकर विरोध किया। कौन चुप खड़ा हुआ था? गलत को गलत कहना कोई अपराध नहीं होता। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में जब टीकाराम जी आते हैं मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, तो फिर उनके जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से क्यों धुला जाता है? ये कौन सी सोच है? ये वही सोच है जिसमें जाति और धर्म देखकर सिर्फ जो है न्याय किया जाता है, बुलडोजर न्याय जिसको कहते हैं। जाति और धर्म देखकर इनकाउंटर किए जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का न्याय। उत्तर प्रदेश का न्याय ये है कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर कितनी औरतों को इंसाफ मिला है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने और बड़े बड़े पोस्टर लगाने देने से काम नहीं चलता है। आप बताइए कि आपने जमीनी लेवल पर जाकर क्या काम किया। आज भी महिलाएं न्याय के लिए तरस रही हैं। लोग अपने आप को आत्मदाह करने पर मजबूर है, तब जाकर उनकी सुनवाई होती है, तब जाकर कहीं कोई कैमरा आता है। हकीकत यह है कि सब चुप बैठे हुए हैं। चुप इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये सोच गलत है। ये सोच वही है जो आरएसएस की सोच है, ये सोच वही है जो सामंतवादी सोच है, और ये सोच वही है जो मनुवादी सोच और मानसिकता का भी सवाल है। एक मिनट सरकार रहेगी तब तक निचले पायदान पे खड़े लोगों को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बद्री नारायण, सरकार, खास उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि सबका विकास हो रहा है, सबका प्रयास हो रहा है, सबको विश्वास में लिया जा रहा है। सुशासन और अनुशासन दो शब्दों का इस्तेमाल किया अभी प्रोफेसर सौरभ मालवीय ने भी। यह हकीकत है या ये सिर्फ पोस्चरिंग है? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हकीकत बिल्कुल जुदा हो रही है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए संदीप जी, एक तो ये जो अभी घटना हुई है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उस घटना में जिस पर ये बात सब लोग कर रहे हैं, अभी अम्बेडकर जयंती के जुलूसें आपने देखी होंगी। उन जुलूसों में कई जगह ये दिखाई पड़ रहा था कि घोड़े पर चढ़ के एक दूल्हा चल रहा है। यानी ये दलित एस्पिरेशन की एक बड़ी मांग है कि उसको इसकी छूट दी जाए। और मुझे लगता है कि इधर आप देखेंगे कानपुर से लेकर के राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं घोड़े पर दुल्हे को बैठने को लेकर होता है। प्रतीकात्मक रूप से वो एक तरह का इंसर्शन है, मुझे लगता है कि जिसको कि जो डोमिनेंट फोर्सेस है रजिस्ट करती है। और डोमिनेंट फोर्सेस में वर्गों की और जातियों के चरित्र बदलते रहते हैं। पर ये तो बिहार में देखा होगा, ये तो मजबूत सरकार है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार है, माफिया थर थर कांपता है, तो ये दबंग कहां से आ जाते हैं? कौन है ये? उस पे आ रहा हूँ संदीप जी। पहले थोड़ी सी इसकी बात कर दूं कि जैसे बिहार में दलित जाति के ही लोगों ने दलित लोगों की बस्ती जला दी। आपने गया के पास ही घटना देखी होगी। ऐसे जो डोमिनेंट फोर्सेस का चरित्र में भी परिवर्तन आता जाता है। तीसरी बात जो आपने कहा सरकार की, इधर मैं
इस घटना का और दलितों पर हो रहे अन्याय का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि जो पिछले दिनों जो एनसीआरबी का डेटा देखे, एक तो आपने दलित एट्रोसिटीज का डेटा पढ़ा, लेकिन विमेन, बच्चे और कॉमनल राइट्स, इन 3 में लगातार गिरावट आई है। महिलाओं पर अत्याचार कम हुए हैं, बच्चों नहीं पर कम अब हुए ये हैं, कॉमनल राइट्स कम हुए हैं। लेकिन 13 आंकड़ा लेकिन मेरा मैं ये कह आंकड़ा, रहा हूं- नहीं 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 प्रोफेसर साहब, ये तो 13 आंकड़ा मेरा आंकड़ा, या जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है वो आंकड़े आप दे रहे नहीं, नहीं, हैं। नहीं, मुझे नहीं, एक नहीं, मिनट नहीं, बताइए गलत- प्लीज गलत प्लीज, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और एनसीवीआरबी के ही आंकड़े दे रहा हूं। दलितों पर अत्याचार के मामले में क्या उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य नहीं है? 15,368 मामले, 27% पूरे देश में दलितों पर जो अत्याचार होते हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। क्या मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आंकड़ा आप एनसीआरबी का ही दे रहे हैं, कोई आपने अपने से आंकड़े नहीं बनाए हैं। और इसको मैंने पहले ही कहा कि इसको कोई भी रजिस्ट नहीं कर सकता कि जब और दलितों पर एनसीआरबी बढ़ रहे के ही अन्याय आंकड़ों को- के आधार पर अखिलेश सरकार के बोलिए। 3 साल में दलितों पर अत्याचार के कुल 26,849 मामले हुए, और 3 साल योगी सरकार के 41,228 मामले हुए, 54% का तो देखिए, इजाफा। मैं तो ये नहीं, ये मैं ये देख क्या, रहा हूं। ये भी अपर कास्ट डोमिनेंस, या वो बीच बीच में जो बदलाव आते हैं वो दिखाते हैं, सिर्फ उसी को मानकर हम खत्म कर दें विमर्श को? नहीं नहीं, मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्लास कैरेक्टर ऑफ द वायलेंस अगर आप देखेंगे दलितों पर तो उसमें बहुत परिवर्तन आया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार या इतने एट्रोसिटीज एक्ट्स आए लगातार, और लगातार हर गवर्नमेंट ने इसको डील करने की कोशिश की, दलितों पर हो रहे अन्याय को। कईयों को सफलता मिली, किसी को कम, किसी को ज्यादा। लेकिन ये मामला स्टेट के साथ समाज का भी है, क्योंकि समाज में हर जगह पुलिस नहीं रह सकती, लेकिन समाज में हम एक मानसिकता पैदा कर सकते हैं जिससे कि एट्रोसिटीज कम हो। यानी यही एक्सेप्टेंस ऑफ घोड़े पर चढ़ना। अब ये लोगों को अगर स्वीकार हो जाए कि भाई ये आपका अब समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, अब साथ में खाना, साथ में चाय पीना, और होटलों में नहीं, हम एहसान कर रहे हैं क्या स्वीकार दलितों कर लिया। पर 78 साल बाद भी नहीं। कि जी ये होना चाहिए, ये अभी रेजिस्टेंस होती है? नहीं नहीं, मैं मेरे कह रहा हूं कि 2 others को डंडे बदलना मारो, पड़ेगा। जेल में डाल दो, सारी मानसिकता हवा हो जाएगी। करके दिखाए कोई, अगर सरकार उसी टाइम प्रशासन सख्ती करता हुआ दिखाई देगा तो 2 डंडों में सब हवा हवाई हो जाएगी मानसिकता। नहीं, सरकार को तो करना ही है, और सरकार कर भी रही है अपने तरह से। मैं तो कह रहा हूँ हर सरकार अपनी तरह से कोशिश नहीं करती नहीं, है। सरकार की लेकिन- संजीदगी और लेकिन संवेदनशीलता राज्य से ही को, जुड़ा समाज को भी इसमें जगना होगा। बद्री भाई, एक और मामला है जिसपे थोड़ी अभी तक हमने कम चर्चा की है, वो है हापुड़ का मामला। 40 परिवार 1986 से वहां रह रहे हैं, वहां भी वो पुनर्स्थापित किए गए थे कहीं और से विस्थापित करके। अब प्रशासन कह रहा है, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने, सरकार ने भी फंड्स दिए, कुछ अपने जेब से भी लगाए। उनका आशियाना अब कह रहे हैं ये तो तुम्हारा है ही नहीं, ये तो तालाब था, निकलो यहां से, भागो। देखिए संदीप जी, ये ब्यूरोक्रेटिक मिस हैंडलिंग होती है चीजों की, और मुझे लगता है कि उनको गवर्नमेंट के पास जब ये आवाज पहुंचती है तो उसको हैंडल भी करती है, उसको टैकल करती है, उसको न्याय देती भी है। जहां पर आपने समान, देखा होगा कि बहुत ताकतवर, सारे- रसूखदार, दुनिया बहुत भर सारे- के, मुझको पता मैं है- सैनिक फार्म का उदाहरण दे दूं, दिल्ली में सबको पता है, वो कोई नहीं नहीं, एक मेरी अवैध बात कॉलोनी सुनिए है ना, कि- बड़े बड़े वहां पर बंगले बने हुए हैं, कोई ढहाएगा? गरीब की झुग्गी ढहा देंगे। एकदम सही है। गरीब वल्नरेबिलिटी को तो कई बार अन्याय झेलना पड़ ही रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि जब ये आवाजें सरकार तक पहुंचती है, मुझे लगता है योगी जी खुद बहुत सारे ऐसे इशूज को हैंडल किया है उन्होंने। मुझे पता है बहुत सारे केस जिसमें पर्सनली उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के इनको रिजॉल्व कराया है। तो जब ये आवाज वहां तक पहुंचेगी, मूल चीज है कि आवाज पैदा करने की शक्ति इन समूहों की तो जगह, 78 साल और में भी ये अपने आवाज पैदा voices नहीं को हो ले पाई, जाएं, ठीक है, ताकि अबे उससे दुबे, समस्या का समाधान हो सके। मतलब एहसान किया जा रहा है कि दलित बराबर है, अपर कास्ट डोमिनेंस होती है, उसकी रेजिस्टेंस भी होगी। क्यों होगी भाई? देखिए, इसमें 2 बातें हुई हैं संदीप जी। पहली बात तो यह है कि अंबेडकर की तस्वीर को सबने अपना लिया है, तस्वीर और बुत को सबने अपने मंच पे अपनी पृष्ठभूमि में उसको फिट कर लिया है। तो जुबानी जमा खर्च, अंबेडकर की पूजा आराधना लगातार जारी है। लेकिन जो भी पार्टी सरकार में होती है उसको, वो सरकार में आती ही तब है
पार्टी हिंदुस्तान की स्थिति में, उत्तर प्रदेश की स्थिति में खास तौर से सरकार में आती ही तब है जब समाज के मजबूत तबकों को, जिनमें ऊंची जातियां प्रमुख होती हैं, उनका समर्थन उसके पीछे होता है। और भारतीय जनता पार्टी के पीछे उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से ऊंची जातियों का बहुत ही कटिबद्ध समर्थन है। प्रदीप लखेड़ा हैं, हमारे दर्शक बालाघाट मध्य प्रदेश वासी हैं, वो कह रहे हैं कि क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो दिया था इसी दिन के लिए दिया था क्या? वो ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बहुत कटिबद्ध समर्थन है, वो उनका एक तरह का जेबी वोट है। वोट बैंक शब्द मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये लगभग भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बन चुका है। अंबेडकर साहब का सम्मान किया जाएगा, सम्मान अपमान पर राजनीतिक विमर्श होगा, दलितों का सम्मान कब होगा? दलितों, अरे भाई दलितों का सम्मान कैसे होगा? दलित समाज के, देखिए जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे अरसे तक दलित बनाम राजपूत विवाद पैदा हुआ था। उस लगातार राजपूत विवाद में सरकार ने किसका समर्थन किया, ये कोई रहस्य नहीं है, सब लोग इस बात को जानते हैं। तो ये एक समस्या है। इस समस्या को अब यहां पे जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं, आपने सबने सीधे सीधे सवाल पूछे, मतलब हैं, उनमें से ज्यादातर ने सरकार की कोई भी आलोचना करने से परहेज किया। इधर उधर पतली गली से निकलने की सब लोग कोशिश करते रहे। आपके सवाल इस बात पे फोकस थे कि सरकार क्या कर रही है, उसकी बुलडोजर की ताकत क्या कर रही है, पुलिस का डंडा क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहा है। किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। सब एक आक्रोश व्यक्त करते रहे कि बहुत बुरी घटना है, हम बहुत दुखी हैं, नहीं, ये और ऐसा होगा, इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? सरकार अगर ताकतवर है, 2 डंडे लगे सीधे हो जाएंगे, ये ऐसे कैसे उतार देंगे किसी को? संदीप जी, इस बात को सब लोग जानते हैं, लेकिन जो टीवी पे डिबेट हो रही है उस बहस में आप देखिए किस प्रकार की युक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है। इधर उधर की बातें की जा रही हैं। ये नहीं सीधे कह रही कि सरकार की जिम्मेदारी है, समाज पे जिम्मेदारी डाली जा रही है। अरे भाई, अगर समाज पे जिम्मेदारी डालनी है तो आपको चुनकर क्यों भेजा गया है वहां पे? आपको चुनकर इसलिए सुना भेजा गया है कि आप सारी जिम्मेदारी समाज पर डाल लें। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था के जो रखवाले हैं वो जाएं और दलितों को अत्याचारों से बचाएं। अगर कोई सामाजिक कुप्रथा है, किसी को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि वो घोड़े पे बैठे। और दूसरे, ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो भी सुनिश्चित करें वो उनके पक्ष में वहां जाकर खड़े हों। तो ये क्यों नहीं होता है? ये भी होना चाहिए हर तरह से। और यहां पर भी सिलेक्टिविज्म भी होती है क्या? ये शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है दुबे, कि तेरा दलित मेरा दलित, तेरा राज्य हमारा राज्य। उत्तर प्रदेश की घटनाएं दिख जाएंगी, कांग्रेस को, हापुड़ को लेकर भी, वो बच्ची को लेकर भी बहुत हल्ला कटा था। लेकिन अशोक गहलोत की जब सरकार थी राजस्थान में, वहां पर दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे, अगर बलात्कार के मामले सामने आते हैं, वहां चुप्पी साध जाते थे, वहां घूमने नहीं जाते थे, वहां परिवारों को सांत्वना देने के लिए नहीं जाते थे राहुल गांधी। देखिए, समस्या सारे देश में है, सारे देश में है, लेकिन आपका फोकस इस चर्चा में उत्तर प्रदेश के ऊपर है, जहां सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और खुल के हो रहे हैं। एक तरह से दलित विरोधी नंगाई चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसमें एक और बात पहलू करूंगा, जो दलित आंदोलन, जिस चीज को हम लोग दलित आंदोलन कहते हैं, वो चूंकि पूरी तरीके से बिखर चुका है, उसमें केवल चुनावी गोलबंदी पे ही सिमट कर रह गया है पूरा पूरा मसला। अब बद्री यहां बैठे हुए हैं, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि दलित आंदोलन केवल चुनावी गोलबंदी में सिमट कर रह गया है। तो उसकी वजह से सड़क पे कोई प्रतिरोधी नहीं होता है। एक जमाना था जब वो निकलते थे, दलितों का संघर्ष होता था। आजकल दलित संघर्ष कहां करते हैं, वो भी बात खत्म हो गई। तो ये दोतरफा चीजें जो हैं, ये दलित समाज के ऊपर अत्याचारों को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो सिर्फ मोहरा बनकर रह गया है क्या दलित आज भी हाशिए पर है क्या? और मानसिकता का जो सवाल है, हमारा मानस तो बदला नहीं। अभी भी धिक्कार की दृष्टि से क्या हम दलितों को देखेंगे? वोट चाहिए तो साथ बैठकर खाना खा लेंगे, दिमाग की गंदगी हम निकालने को तैयार नहीं है क्या? इस बारे में जरा सोचिए, क्योंकि अगर समाज में ये असमानता रहेगी, विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे हम। सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।